नमस्कार दोस्तों, मैं बुनालाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो आज की क्लास स्पेशल विशेष होने वाली है, दमदार जानदार क्लास है। क्यों जानदार, क्यों दमदार है, इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि आज जो क्लास के अंदर जितने भी पर्सन करेंगे वो सारे कितने नंबर के होंगे, 6 नंबर के पर्सन होंगे, बड़े वाले पर्सन, महंगे वाले पर्सन होंगे। ठीक है। और इसके साथ में देखो जो हमारा चौथा मॉडल पेपर चल रहा था उसके 2 क्वेश्चन हमारे बच गए थे, पर्सन नंबर 29 और पर्सन नंबर 30। 29वां जो पर्सन है उसके भी 2 अथवा में है, अथवा में यानी 2 पर्सन है, और 30 में कितने पर्सन है, 2, यानी टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे, 4 पर्सन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, चारों के चारों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे वाले जो मॉडल पेपर है उनमें मैंने आपको करवाया नहीं है। तो 5 मॉडल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कितने मॉडल पेपर, 4 मैंने करवा दिए, एक की आपको मैंने PDF अवेलेबल करवा दिया। ये भी बोल दिया कि उस पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो पर्सन मुझे आप सेंड कर दो, उसको मैं वापस आपको बता दूंगा। ठीक है। जैसे अशोक कुमार नाम का बच्चा, अशोक ने मतलब 2 क्वेश्चन भेजे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज क्लास में वो 2 क्वेश्चन भी हम क्लियर कर लेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं और इन 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 6 नंबर पक्के करने। और 6 नंबर पक्के करने के लिए क्या करना होगा कि आज की जो क्लास होगी उसके अंदर 6 पर्सन है, यानी एक पर्सन कितने नंबर का, 6, यानी टोटल कितने नंबर बनते हैं, 36 नंबर। और इन 36 नंबर में अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके कितने नंबर बनते हैं, 12 नंबर यहीं क्लियर हो जाते हैं। 80 में से 12 नंबर आपके यहीं क्लियर हो गए। ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक पॉजिटिव एनर्जी का साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो 29वां पर्सन है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ो क्या कह रहा है 29वां पर्सन। पर्सन नंबर 29 है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। देखो क्या करना है, ये आपकी एक परिमेय है, परिमेय भी है और उस परिमेय को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप। मान लो कोई सा जैसे ABC और दूसरा जो त्रिभुज है वो हमने मान लिया PQR। ये दोनों त्रिभुज प्रश्न में क्या कह रहा है, समरूप है। हमें सिद्ध क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं, इनका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर। ठीक है। तो क्या करना है, देखो प्रश्न नंबर जो 29 है, 29वां प्रश्न कैसे हल करेंगे। देखो मानो ABC व PQR 2 समरूप त्रिभुज है। क्या मान लिया, समरूप त्रिभुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये तो हमने मान लिया या दिया गया उसके हिसाब से, उसके बाद में लिखना आपको सिद्ध करना। यानी इस प्रश्न में आपको करना है क्या है, हमें ये करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ PQR, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात का मतलब हमने बट्टे में लिख दिया, ये किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के, अनुपात का वर्ग यानी AB बट्टा PQ। इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात का क्या होगा, वर्ग होगा। और संगत, सभी संगत भुजाएं कौन सी, BC बट्टा QR, BC बट्टा QR इसका भी स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR इसका स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर होगी बात। अब क्या करना, इसमें थोड़ी सी रचना करनी है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम से बारीकी से समझ लेना, कहीं से भी समझ लेना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब रचना क्या करनी है, आपको A बिंदु से यहाँ पर BC पर लंब डालना है और इसी त्रिभुज में QR पर लंब डालना है। मान लो जैसे M मान लिया और N मान लिया, जो अपनी इच्छा के अनुसार आप मान लो। ये आपको रचना करनी है। तो रचना में क्या करेंगे, आप AM लंब डाला BC पर तथा PN
पी एन लम डाला क्यू आर पर। यह हमने क्या की, रचना कर ली। अब देखो हम सिद्ध करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से बारीकी से समझेंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, क्योंकि ये हमारा लास्ट मॉडल पेपर होगा और 30 तारीख की आपको एग्ज़ाम है। तो कल की जो क्लास में, कल की जो आप देखो अभी क्लियर कर देता हूँ, कल की क्लास में क्या लेके आऊँगा मैं। आज जो आप क्वेश्चन मुझे सेंड करोगे वही क्वेश्चन हम कल वापस करवाएंगे कल की क्लास में। यानी आज हमारा चौथा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एक मॉडल पेपर मैंने आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया, 5 मॉडल पेपर हो गए, यानी टोटल कितने परसेंट हो गए, 30 गुणा 5 यानी 150 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, इनमें कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, या अपनी बुक में किसी पर्सन में कोई डाउट है तो वो भेज देंगे। कल जो हमारी क्लास होगी वो उन्हीं प्रश्नों की होगी जो आप मुझे सेंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्ध करना है। हमारे प्रश्न पर आ जाते हैं। अब करते हैं उपपत्ति। ये एक प्रमेय है और उस प्रमेय का कथन आ गया और उसी को हमें सिद्ध करना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रमेय का कथन आपको देगा और प्रमेय आपको सिद्ध करनी है। उपपत्ति क्या करेंगे, हमें पता है कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये तो प्रश्न में दे रखा है कि 2 त्रिभुज समरूप है और उसके बाद में ये शर्त लागू होती है, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब भी यदि यह त्रिभुज समरूप है तो इनके क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो रहा है ना? देखो भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज की ए बी बटा इस त्रिभुज की पी क्यू। यदि यह त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यह भी एक प्रमेय है। बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी और क्यू आर का अनुपात बराबर होगा किसके, ए सी बटा पी आर के। ये समीकरण नंबर 1। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, देखो आप देखो कि त्रिभुज ए एम बी और पी एन क्यू में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एम बी व त्रिभुज पी एन क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए डार्क कर देता हूँ। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो हमने रचना की थी उससे बनने वाले दोनों त्रिभुजों में देखो कि कोण बी इसका और इसका कोण बी बराबर है। क्यों? क्योंकि जो कोण बी है ये पूरा ए बी सी का क्या है, एक कोण है, और कोण क्यू है वो भी क्या है, पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसका। और ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज क्या समरूप है तो इनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर है। अब इसका कारण लिखेंगे, देखो ये जो कोण बी है वो ए एम बी का भी है और ए बी सी का भी है, पी क्यू एन का त्रिभुज का भी क्यू कोण है और पी क्यू आर का भी कोण है। तो ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप है और इन्हीं का ये दो क्या है, कोण है। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में कोण जो m है, ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर होगा किसके, पी एन क्यू, कोण पी एन क्यू, ये बराबर। अब ये बराबर क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या किया था, लंब डाला था ना, रचना की थी। तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे समकोण। दोनों ही क्या है, समकोण है। अब जो मैंने डायरेक्ट किए त्रिभुज, उनमें देखो कि इस त्रिभुज का बी कोण और इसका क्यू कोण बराबर आ रहा है, और इसका ये एम वाला इसका एन वाला बराबर आ रहा है। इसका मतलब ए नियम से जो मैंने डायरेक्ट किए, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गए। अतः ए एंगल या कोण नियम से, कोण नियम से त्रिभुज ए एम बी से त्रिभुज ए एम बी समरूप हो गया त्रिभुज पी एन
देखो ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज थे छोटे वाले डार्क वाले, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। देखो ए बी सी और पी क्यू आर तो समरूप दे रखा है, और हमने क्या कर लिया, ये जो त्रिभुज डार्क किए हुए इनको भी हमने क्या सिद्ध कर लिया, समरूप सिद्ध कर लिया। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन से, जो मैंने डार्क किए, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, देखो मैंने डार्क आपको समझाने के लिए किया है, आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो ये जो दोनों त्रिभुज है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यदि ये दोनों समरूप है इसलिए क्या हो जाएगा कि इसकी भुजा ए एम या इसकी भुजा ए बी ले लो एक बार, ए बी बटा इसकी भुजा कौन सी, पी क्यू बराबर इसकी भुजा ए एम और इसकी भुजा पी एन, ए एम बटा पी एन। वैसे भुजा बी एम और क्यू एन का भी अनुपात बराबर होगा, लेकिन हमें ये दोनों भुजा नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। ये समीकरण नंबर 2। बताओ यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो बताओ, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ नोट करो आप, ए बी बटा पी क्यू और ये यानी ये तीनों अनुपात क्या बराबर है। और इस समीकरण 1 नंबर समीकरण का जो पहला अनुपात है वो ए एम बटा पी एन के बराबर है, इस अनुपात के बराबर है। मतलब क्या हो गया कि ये जो अनुपात है वो भी इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा तो इसके बराबर भी होगा क्योंकि ये आपस में बराबर है, और इसके बराबर होगा तो इसके बराबर भी होगा क्योंकि ये भी आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि ए बी बटा पी क्यू का जो अनुपात है वो ए एम बटा पी एन के बराबर है, और यहाँ क्या है, ए बी बटा पी क्यू। इसका मतलब ये अनुपात इन चारों के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या होगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। अब यहाँ पर नोट करो 2 नंबर समीकरण क्या कह रहा है कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू का बराबर क्या है, ए एम बटा पी एन। तो मैं यहाँ पर बराबर में कर सकता हूँ ए एम बटा पी एन। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोलो। मैंने 4 चीज़ें बराबर कर दी। क्या कर दिया, देखो ए बी बटा पी क्यू इस त्रिभुज की, बी सी बटा क्यू आर बराबर है, ए सी बटा पी आर बराबर है, और इसके जो लंब डाले थे इनका अनुपात भी क्या आ गया, इनके बराबर आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेंगे, या आप वीडियो को पॉज करके और एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। आगे क्या करना है, देखो बस प्रश्न हल हो गया, कुछ नहीं करना है। अब देखो, अब एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, हमें तो ये लेके आना, इसके बराबर ये सिद्ध करना है बराबर। अब त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई तो होता है। तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार। इसका आधार क्या है, बी सी, गुणा ऊंचाई क्या है, देखो हमने ये जो लंब डाला था ये क्या है, ऊंचाई। यदि ये लंब है तो ए और एम के बीच की ये दूरी सीधी दूरी होगी, तो ये ऊंचाई होगी क्या, ए एम बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, वही 1/2 गुणा आधार। आधार क्या इसका, क्यू आर गुणा ऊंचाई क्या है, पी एन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 1/2 से 1/2 कटा, क्या आया, बी सी बट्टा क्यू आर और ए एम बट्टा पी एन। यही तो है, गुणा में तो किया मैंने, बी सी गुणा ए एम, ऊपर है बी सी गुणा ए एम, नीचे क्यू आर गुणा पी एन, और इधर क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो समीकरण नंबर जो तो 3 थी हमारी, उसमें देखो आप कि बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर के बराबर क्या है, ए एम बटा पी एन है। तो मैं ए एम बटा पी एन की जगह क्या लिख दूं, बी सी बटा क्यू आर लिख सकता हूं, क्योंकि ये अनुपात
और ये अनुपात बराबर है। अब सर आप BC बटा QR को क्यों लिख रहे हैं, इसकी जगह AC बटा PR क्यों नहीं लिख दिया, या इसकी जगह AB बटा P क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि मेरे पास BC बटा QR का अनुपात एक बार तो पहले से है, और एक बार मैं यहाँ से लेके आ जाऊँगा AM बटा PN की जगह क्या रखूँ मैं, BC बटा QR रखूँ। क्यों रखूँ BC बटा QR? क्योंकि BC बटा QR पहले से मेरे पास में है। तो आप क्या करेंगे, BC बटा QR गुणा AM बटा PN, AM बटा PN की जगह क्या लिख दूँ मैं, BC बटा QR। क्यों लिखा? क्योंकि AM बटा PN का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, BC बटा QR। यहाँ पर लिखो समीकरण 3 से हमने क्या कर दिया ये। अब देखो इधर क्या चल रहा था, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर में क्या आ गया, BC गुणा BC क्या हुआ, BC का स्क्वायर बटा QR, QR क्या हुआ, QR का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोलो। मैं क्या लेके आ गया, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर BC स्क्वायर बटा QR। BC कौन सी है, ये BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर बराबर इसके बराबर आ गया। अब आपको पता है कि BC QR किसके बराबर है। अभी यहाँ पर मैंने जो मतलब रफ किया था उसमें क्या था, ये चीज़ ठीक नहीं थी। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा QR। अब देखो इस समीकरण के मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा। भाई देखो x बराबर y है तो मैं x स्क्वायर कराता हूं तो y का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर देखो BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर, और इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, एक साथ में भी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी BC बटा QR का स्क्वायर। अब BC बटा QR के बराबर क्या है, AB बटा PQ है। तो इसके बराबर में इतना करने के बाद में समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सही ढंग से आप नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर क्या आया, BC बटा QR का स्क्वायर, BC बटा QR का स्क्वायर बराबर। अब BC बटा QR किसके बराबर था, हमें अभी देखा था AB बटा PQ के बराबर था। तो AB बटा PQ के बराबर था, तो इसका भी स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दूँ, और इसके बराबर में यहाँ लिख देंगे आप क्या, AC बटा PR का स्क्वायर। ध्यान से समझो कि इस एरिया का अनुपात BC बटा QR की भुजा के स्क्वायर के बराबर आ गया, और BC बटा QR किसके बराबर है, AB बटा PQ के बराबर है। तो यहाँ BC बटा QR का स्क्वायर है तो मैं क्या कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, और इसके बराबर AC बटा PR है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अतः क्या आया, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर AB, ये तो AB तो है, AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर, देखो मैं थोड़ा सा इसको पहले लिख रहा हूँ, इतना ही तो फर्क है, बराबर क्या है, BC बटा QR का स्क्वायर बराबर क्या बच गया, AC बटा PR का स्क्वायर। और यही मुझे सिद्ध करना था, यहाँ देखो, और यही मुझे सिद्ध करना था। क्लियर होगी बात? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे लिखना है। इसलिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये मैंने क्या लिखा है, केवल जो आपको प्रश्न में दे रखा है ना, जो परिमेय लिख रखी है उसी का एक कथन लिखा है।
प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, ये लिख कर इसको सिद्ध करना, ये लिख दिया। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। वर्ग का मतलब घात 2 के बराबर है। बताओ ये प्रश्न 29वां समझ में आया कि नहीं आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप अपनी जो रफ कॉपी है उसमें मिलाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से इसको आप रट कर जाएंगे। समझ में आ गया 29वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29वें प्रश्न का अथवा आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो एवं बी डी लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि ADB समरूप है त्रिभुज BDC के। देखो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या कह रहा है कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है, क्योंकि B कोण समकोण आपको दे रखा है ABC, और क्या कह रहा है कि B से इस पर लंब डाला गया है D से। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज है और BD इस पर लंब डाला गया है। हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ADB ये त्रिभुज और BDC ये दोनों त्रिभुज समरूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29वें प्रश्न का अथवा वाला है। अब देखो आपको एग्जाम में अथवा वाला दो जो दे रखा है उसमें एक ही करना है। यहाँ पर मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाए। आपको ये नहीं करना कि 29वें का पहले वाला भी कर दिया अथवा वाला भी कर दिया, ये नहीं करना है, आपको एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, चलो कैसे हल करेंगे, पहले तो लिख दो दिया गया क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है, तथा और क्या दे रखा है कि BD लंब है AC पर। ये जो दे रखा है वो लिख लिया कि भाई त्रिभुज ABC दे रखा है जिसका B कोण क्या है 90 डिग्री है और BD लंब है AC पर। अब आपको ये तो दिया गया, सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करने में आपको ये कह रहा है कि ADB त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC जो आपको नाम दे रखे हैं आपको ADB और BDC ये दोनों त्रिभुज क्या करने हैं, सर्वांग सम सिद्ध, सॉरी समरूप सिद्ध करने, सर्वांग सम ने समरूप। ठीक है, क्या करेंगे देखो, उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में क्या करना है, वेरी वेरी इजी प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझो क्या करना है। आपको पता है कि ये जो कोण है ABC ये 90 डिग्री का है, तो क्या मैं इस कोण को ये नहीं लिख दे सकता कि ABD प्लस DBC बराबर 90 डिग्री। आप यहाँ लिखो कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री क्यों है, यहाँ लिख दो, दिया गया है, प्रश्न में दे रखा है भाई पहले से। ये देखो अब कोण ABC इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ABD प्लस कोण DBC इस पूरे कोण को मैंने 2 टुकड़ों में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ABC को 2 योग के रूप में लिख दिया, 2 कोणों के बराबर कितना है 90 डिग्री है। ये कोण कितने आ गया 90 डिग्री का। ये नंबर 1 रख लो, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताओ। इस त्रिभुज में देखो कोण से में BDC में, अब त्रिभुज BDC में देखो, त्रिभुज BDC में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या करना है, कोण DBC प्लस कोण C प्लस कोण BDC, कोण BDC बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्या किया देखो, त्रिभुज DBC में ये वाला जो त्रिभुज है जिसको डार्क कर दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपको एग्जाम में डार्क नहीं करना है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने कितना कर दिया 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको पता है कि ये हमने यहाँ पर लंब डाला तो ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का, यानी BDC ये 90 डिग्री का है। तो क्या करेंगे, कोण DBC प्लस कोण C प्लस इसका मान कितना है 90 बराबर कितना 180 डिग्री। क्योंकि इस कोण का 90 मान दे रखा है, आप लिख सकते हैं कारण कि BD जो है वो लंब है AC पर, ये जो BD है वो AC पर लंब है। यदि ये AC पर लंब है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसको और हल कर लो आगे, या कोण DBC प्लस कोण C बराबर 180 तो है, और ये 90 उधर चला जाएगा, किसका हो गया, माइनस का। मीन्स क्या हो गया भाई कि कोण DBC प्लस कोण C बराबर 180 में से 90 घटाओ, कितना बच गया 90। ये नंबर 2। अब देखो कि DBC प्लस कोण C, DBC और कोण C इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब आपको पता है कि देखो समीकरण में इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री, इसका मतलब इनका योग बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। देखो ये जो राशि इसका योग कितना है 90, और इस राशि का योग भी कितना 90, इसका मतलब ये दोनों राशियाँ क्या है, बराबर है, इन कोणों का योग क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, 1 व 2 से। समझ में आ रही है बात आपको, 1 और 2 से क्या होगा कि कोण ABD प्लस कोण DBC इन दोनों का मान है किसके बराबर होगा, इनके बराबर, कोण DBC प्लस कोण C के बराबर होगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसका भी मान 90, इसका भी मान 90, इसका मतलब ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से आप देखो नोट करो कि कोण DBC और इधर भी DBC, मैं इस DBC को उधर ले जाऊंगा तो क्या आया, कोण ABD। सर आप इसको उधर क्यों ले जा रहे हैं, इसको क्यों नहीं ले जा रहे हैं, तो ध्यान दो भाई, इधर क्या है DBC प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इसीलिए मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ बराबर। इसको मैं ये इधर क्या है, कोण DBC प्लस कोण C, इस कोण को मैं उधर ले जाऊंगा, इधर ये किसका है, प्लस का, तो इधर आके किसका हो गया, माइनस का DBC। नोट करो, अपना खोपड़ा घुमाओ कि DBC माइनस का DBC प्लस का क्या हो गया, कट गया, इसमें से ये घटाऊंगा, क्या बचा 0। तो कोण ABD बराबर कोण C। नोट करो कोण ABD, कौन सा, ABD, ये कोण C के बराबर आ गया। यहाँ पर दो त्रिभुज है, देखो यहाँ पर दो त्रिभुज है, उनमें नोट करो कि इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर आ गया। समझ में आ गई। और आप नोट कर रहे हैं कि डायरेक्ट वाले त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। तथा में क्या लिखो कि कोण ADB बराबर कोण BDC क्या है, ये बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या है, समकोण है। ये तो हमने पहले लिखा था, ये दोनों क्या है, समकोण है। अब देखो नोट करो, ध्यान दो कि दोनों त्रिभुजों में, कौन से में, ABD और ABD ये और DBC, इन दोनों में देखो इसका ये कोण, इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण, इसका ये कोण बराबर है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज कौन सा, BDC में, इन दोनों में हमने क्या देखा कि ये कोण बराबर है, कौन सा, इन दोनों में कोण ABD प्लस कोण C, अभी हमने बराबर कोण C अभी हम लेके आए हैं। इस त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का ये बिना डायरेक्ट किए हुए का, और ये कोण बराबर है। तथा अभी क्या किया, कोण ADB बराबर कोण BDC, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर है, इसका ये कोण, इसका ये कोण, इसका ये कोण, इसका ये कोण बराबर हो गया। तो AA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो क्या लिखेंगे, अतः AA, इसको क्या लिख सकते हैं,
कोण कोण भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण कोण नियम से त्रिभुज कौन सा, ऊपर वाला ADB समरूप हो गया त्रिभुज कौन सा, BDC इति सिद्धम। और यही हमें सिद्ध करना था, कहाँ देखो, जहाँ पर हमें सिद्ध करना था वहाँ देखो, ADB समरूप है त्रिभुज BDC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से मिलाएंगे। कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में बताओ। एग्ज़ाम के जो समय है, एग्ज़ाम का समय तो बहुत ही कम रह गया, न के बराबर रह गया। अच्छी तरीके से मिलाओ, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेंड करो गणित से संबंधित। ओके, तो ये 29% कंप्लीट हो गया आपका। अथवा वाले भी करवा लिया मैंने, दोनों करवा दिए, जो आपको अच्छा लगे। एग्जाम में आपको एक ही करना है, यहाँ पर दोनों को मिलाना। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो का त्यों पर्सन आएगा कि इसके अथवा में ये आएगा, तो वो तो समझते नहीं है, ये समझ लेते हैं या ये ईजी है उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 29% है जो यहाँ पर अथवा में आया, जरूरी नहीं है कि ये दोनों पर्सन जो का त्यों अथवा में आएगा, तो इसको तो समझते नहीं, ये तो हार्ड है, पहले वाले को समझ लेते हैं, या पहले वाला जो है वो हार्ड है, इसको समझ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रत्येक पर्सन आपको बारीकी से मिलाना है। 29% आपका कंप्लीट हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला प्रश्न नंबर 30 पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और इसी के साथ में अथवा में दे रखा है वो निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, वो मैं बता देता हूँ। ये दोनों प्रश्न अथवा में, और क्या करना है देखो, 30वां प्रश्न नंबर 30। यदि आपको 6 नंबर 100% कमाने हैं तो आपको 17वां जो अध्याय है उसके तीनों सूत्र एकदम से कंठस्थ कर लो। तीनों के ज्ञात क्या करना होता है, एक तो माध्य, माध्यक और बहुलक। 6 नंबर का प्रश्न 100% आएगा। अभी जो आंकड़े दे रखे उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, बंटन सारणी बना लेनी। क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यक। माध्यक में क्या करना होता है आपको पता है, वर्ग दे रखा होता है और बारंबारता f दे रखी होती है। CF ज्ञात करनी होती है, तो वर्ग लिख लो, कितना दे रखा है, 10 से 25। अगला दे रखा है 25 से 40, फिर दे रखा है 40 से 55, फिर दे रखा है 55 से 70, फिर 70 से 85 और फिर 85 से 100। ठीक है, ये आपको वर्ग दे रखा है। बारंबारता लिख देते हैं 6, 20, 44, और यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है आपके प्रश्न में। देखो 55 और 70 का जो बारंबारता, इस प्रश्न में 36 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है, 26 है, और 3, 1 ये दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, माध्यक, उसका सूत्र दिमाग में लेके आओ। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता है संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। ध्यान दो, इस प्रकार का जो आंकड़ा है ना, वो तो आपको माध्यक ज्ञात करना तो भी देगा, माध्य ज्ञात करना तो भी देगा, और बहुलक ज्ञात करना है तो भी देगा। क्लियर हुई बात आपको। इसके आगे स्टेप कौन सा उठाना है, देखो इतना तो सभी में करना है, चाहे आपको माध्य ज्ञात करना हो, चाहे माध्यक ज्ञात करना हो, चाहे बहुलक ज्ञात करना हो। उसके बाद में जो स्टेप है वो आपको ज्ञात क्या करना है उसके हिसाब से उठाना। आपको इस प्रश्न में माध्यक ज्ञात करना है, या इसको माध्य का भी बोलते हैं, माध्यक ज्ञात करना है। और माध्यक का जो सूत्र होता है आप सारे जानते हैं, L + N/2 - C/F गुणा H होता है। L चाहिए आपको, N चाहिए। N का मतलब क्या हुआ, बारंबारताओं का योग। C का मतलब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। अगर आपको माध्य ज्ञात करना होता, माध्य, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करते, x ज्ञात करते, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा के, फिर आप fx और सिग्मा fx और सिग्मा f ज्ञात करते, फिर सिग्मा fx में सिग्मा f का भाग देते। बहुलक ज्ञात करना होता तो कुछ ही नहीं करना होता, सबसे बड़ी बारंबारता ये है, ये बहुलक आपका ग्रुप हो जाता और आसानी से कर सकते हैं। माध्य की ज्ञात करना है, क्या करना होगा, CF ज्ञात करना होगा, संचयी बारंबारता, CF। संचयी बारंबारता सारे जानते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, 6 यानी पहली बारंबारता ज्यों की त्यों, और पहली बारंबारता में अगले वाली बारंबारता जोड़ दो, 20 में 6 जोड़ो कितना हो गया, 26।
26 में फिर 44 जोड़ेंगे, ये ऐसे जोड़ते जाएंगे। 6 4 0 3 1 3 4 7 17 आ गया। 70 में फिर 26 जोड़ेंगे तो 6 और 2 9, 96 आ गया। 96 में 3 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 99, 99 में 1 जोड़ूंगा कितना आ गया 100। ये जो लास्ट की संचयी बारंबारता है ये क्या है आपका f का योग है। अब आपको क्या करना है, देखो क्या लिखेंगे, n बराबर 100, n बराबर कितना आया 100। आगे क्या करना होता है, अतः n बट्टा 2 बराबर 100 बट्टा 2, यानी n 2 में भाग दूंगा कितना आया 50, 50 आ गया। अब आपको अपना माध्यक वर्ग याद करना है कि इसमें माध्यक वर्ग कौन सा है। तो जितना आपका n बट्टा 2 आइए तो 50 आया, 50 से अब यहाँ लिख दो चाहिए 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 50 से ठीक बड़ी। ये 6 है, ये 26 है, ये 50 है, तो 50 से जस्ट बड़ी। वैसे तो 96 भी है, 99 भी, 100 भी है, लेकिन 50 से ठीक बड़ी बारंबारता 70 है। अतः 70 के सामने का जो वर्ग होगा वही आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। और ये आपका f यानी क्या होगा, इसको आप ऐसे डिब्बे में बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अतः माध्यक वर्ग कौन सा होगा, n बटे 2 के मान से जो ठीक बड़ी बारंबारता होगी उसके संगत। तो n बटे 2 50 से ठीक बड़ी बारंबारता 70 है, इसलिए माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, 40 से 55 है। माध्यक वर्ग हमने ज्ञात कर लिया। f आपका कितना है 44। अब क्या लिखेंगे, f बराबर 44, क्योंकि इसके संगत c बराबर क्या होता है कि जो आपकी संचयी बारंबारता है उससे ठीक पहले वाली, 70 से पहले वाली, ध्यान रखना है आपको। c बराबर कितना आया 26 कैसे आएगा पता चल गया ना। आपको संचयी बारंबारता जो आपकी आती है वो नहीं लेना है। देखो फिर से समझो, n बटे 2 से ठीक बड़ी बारंबारता, n बटे 2 50 से ठीक बड़ी बारंबारता 70 है, और 70 के सामने का जो वर्ग है वो आपका बहुलक वर्ग हो गया, उसके सामने की बारंबारता आपकी बारंबारता होगी। लेकिन संचयी बारंबारता जो आपकी बारंबारता आई थी 70 उससे पहले वाली यानी 26 होगी। क्लियर होगी बात आपको। f आ गया, c आ गया, h बराबर, h क्या है, इस वर्ग का अंतर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो h बराबर कितना आया 15। L बराबर निम्न सीमा कितनी है 40। बताओ कोई समस्या कोई दिक्कत है, अब सूत्र लगाना है। फिर से समझो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करो। तो लास्ट जो बारंबारता है उसको बोलते हैं n, तो n में 2 का भाग दो, n बटे 2 से ठीक बड़ी बारंबारता जो आएगी उसके संगत जो वर्ग होगा वो आपका माध्यक वर्ग होगा। इसके संगत जो बारंबारता होगी वो आपकी बारंबारता होगी, और उससे पहले वाली जो बारंबारता वो आपकी संचयी बारंबारता होगी, ठीक है। L आप सारे जानते हो कि जो आपका वर्ग है उसके नीचे वाली लो, L का मतलब क्या होता है लोअर, लो का मतलब नीचे वाली सीमा, L बराबर 40 आ गया। H बराबर होता है इनका अंतर। अब आपको क्या करना है, माध्यक है, अतः माध्यक m बराबर, सूत्र क्या होता है L प्लस n बट्टे 2 माइनस c बट्टा f, और इसको गुणा किससे करना है h। मैं पहले सूत्र दिमाग में लेके आया, या आप पीछे अपनी रफ कॉपी में सूत्र, ये जो रफ पन्ना होगा या आपकी जो आंसर बुक होगी उसके लास्ट पन्ने पर रफ कार्य करेंगे, वहाँ लिख के देख लो कि L चाहिए, n बट्टे 2 चाहिए, c चाहिए, f चाहिए, h चाहिए। तो ये कहाँ से लेके आऊँ, तो ये जो डाटा दे रखा है, ये जो आंकड़े दे रखे हैं उन्हीं आंकड़ों से आएगा। मान रख दो, L का मान कितना है 40 प्लस n बटे 2 का मान कितना है 50, n का मान 100, n बटे 2 का मान 50, माइनस c का मान कितना 26 बट्टा। देखो यहाँ पर बच्चे गुम हो जाते हैं, यहाँ ध्यान दो 70 की जगह आप यहाँ पर 70 नहीं लिखेंगे। संचयी बारंबारता बच्चे क्या ले लेते हैं 70 ले लेते हैं, इससे पहले वाली बारंबारता लेनी है, ये आपको भूलना नहीं है। तो 26 50 माइनस 26, f का मान कितना आया 44, f का मान कितना 44, और इसको गुणा किससे करना है 15 से, क्योंकि h का मान कितना है 15। अब हल कर लो बस, तो 40 प्लस ये घटा लो आप, कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे,
भाई 50 में से 26 चले गए, 25 चले जाते तो 25 बच जाते, लेकिन 26 जा रहा तो 24 बच गया, बट्टे 44 गुणा 15। काटा पीटी कर लो। देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है 6 चौके 24 6 बार, और इसमें 4 का भाग 11 बार। ठीक है, तो अब कितना आ गया 40 प्लस 15 को 6 से गुणा करो, 15 छके 90 बट्टे 11। बस क्या कर लो, माध्यक ज्ञात कर रहे थे तो माध्यक बराबर 40 प्लस 90 में 11 का भाग दो, भाग जाएगा 8 बार, 88 बच गया 2, 20 में 11 का भाग जाएगा 1 बार, बच गया कितना 9, और 9 में फिर 0 लगाऊंगा तो 90 में 8 बार 88, यानी कितना आया 8.18। भाई अगर आपको ये नहीं आया तो आप अपनी जो रब कार्य करेंगे वहाँ पर 90 में 11 का भाग लगा के देख लेंगे। लेकिन आप 10वीं में पढ़ते हो तो इतना कॉमन सेंस है भाई। देखो 90 में 11 भाग गया तो 8 बार गया, 11 8 88, बस शेष पल 90 में से 88 घटाऊंगा तो शेष पल बचेगा 2 के आगे मैं 0 लिखूंगा तो पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 के आगे 0 लिखूंगा 20 में 11 का भाग एक ही बार जाता है तो भाग गया 11 बार, 20 में से 11 घटाया कितना बचा 9 के आगे 0 करूंगा कितना हो जाएंगे 90 में फिर 11 का भाग कितना जाएगा 8 बार। तो आपको 2 अंकों तो करना है। अब इनको जोड़ लो, 40 और 8.18 को जोड़ेंगे तो 48.18, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। और ये आंसर जो आपका वर्ग होगा उसमें आएगा, ये ध्यान रखना है। यदि उत्तर निकाले, अगर आपका उत्तर आपके वर्ग में आ रहा है तो सही है, नहीं तो आपका उत्तर गलत है। समझ में आ गई? ये आपको क्या ज्ञात कर लिया, हम क्या ज्ञात करना बता दिया, माध्यक कैसे ज्ञात करना है बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और लगा है कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। क्लियर हो गया? 30वें का 1% क्लियर हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखो 30वें का बे पार्ट। निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या ज्ञात करना है, बहुलक। प्रश्न नंबर 30 का बे भाग। तो पहले आपको जो बारंबारता दे रखी है वो लिख लो, क्योंकि बहुलक में आपको अलग से कुछ ही ज्ञात नहीं करना होता है, तो सारणी को सीधा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऊंचाई दे रखी है आपको, यानी कुछ डेटा दे रखा है, कुछ आंकड़े दे रखे हैं। ऊंचाई आपको दे रखी है सेमी में, ठीक है, और उसकी छात्रों की संख्या दे रखी है। बारंबारता में क्या है, छात्रों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग कौन सा है, 52 से 55। ऐसे कितने छात्र हैं, 10 छात्र, यानी 52 से 55 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है, कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं। और 55 से 58 जिनकी हाइट है सेंटीमीटर, ऐसे 20 बच्चे हैं। और 58 से 61 तक हाइट है, ऐसे 25 बच्चे हैं। और 61 सेंटीमीटर से 64 सेंटीमीटर के बच्चे हैं, वो 10 बच्चे हैं। इनका बहुलक ज्ञात करना है। ये जो आंकड़े हैं इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक सबसे आसान होता है, क्या करेंगे देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखो, तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता। अब यहाँ बारंबारता में देखो सबसे बड़ी कौन सी, 25 है। अतः अब 25 के संगत जो वर्ग है वो आपका क्या है, बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 25 के संगत 58 से 61, 58 से 61, ये आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग आपका ये हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक, और बहुलक का सूत्र आपको आना चाहिए, जिसमें क्या चाहिए, इसलिए L बराबर, L का मतलब बहुलक की नीचे वाली सीमा 58। उसके बाद में चाहिए आपको H, बहुलक वर्ग का अंतर, सभी का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो H बराबर 3। उसके बराबर आपको क्या चाहिए, F1, F1 का मतलब आपकी बारंबारता कितनी थी, 25। उसके बाद में F0 क्या होता है, आपकी जो बारंबारता थी उससे पहले वाली बारंबारता 20। उसके बाद में F2 क्या होता है, आपकी जो बारंबारता थी उसके बाद वाली बारंबारता 10। क्लियर हो गया? अब आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र लगा दो, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1
-F0 -F2 और इसको पूरे को गुणा करना है H से। ये आपका बहुलक का सूत्र होता है। मान रख दो, उत्तर निकाल लो। L का मान लोएस्ट सीमा कितनी 58 प्लस F1 का मान कितना 25 माइनस F0 का मान 20 बटे 2 गुणा F1 का मान 25 माइनस F0 का मान 20 माइनस F2 का मान 10 और इसको गुणा करना है 3 से, क्योंकि H का मान कितना है 3। बस हल कर लो। 58 और ये कितना आ गया 25 में से 20 चला गया 5 बट्टे 25 को 2 से गुणा किया 50 माइनस का 20 और माइनस के 10 माइनस के कितने हो गए 30। समझ में आ गई क्या बात। यहाँ पर 25 में से 20 घटाए 5, 25 को 2 से गुणा किया 50 माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस के 30 और इसको गुणा कर दिया 3 से। बस हल कर लो। बहुलक बराबर 58 सॉरी यहाँ पर प्लस था 58 प्लस 5 बट्टे 50 में से 30 चले जाएंगे कितने बच गए 20 और गुणा 3। 5 से कितनी बार कट गया 4 बार, 5 के 20 और 3 बट्टे 4 यानी 58 प्लस 3 बट्टे 4 और 58 प्लस 3 बट्टे 4 का मतलब क्या होता है 0.75 होता है। करके देख लेंगे। 3 में आप 4 का भाग निकाल लेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ गया 58.75। ये आपका क्या है बहुलक। और यह बहुलक आपका कहाँ आएगा बहुलक वर्ग में ही आएगा। बहुलक वर्ग में 58 से 61 के बीच में तो है, 58 से 7.5 ज़्यादा है, तो ये आपका बहुलक आ गया। ये आंसर हो गया। चौथा जो मॉडल पेपर है क्लियर हो गया। चौथे मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो अच्छी तरीके से चौथा मॉडल पेपर है वो आप मिलाएंगे। आज मैं आपको इसकी PDF बना के सारे प्रश्न एक सिचुएशन में आपको भेज दूंगा, अच्छी तरीके से आप मिलाएंगे। और कल की जो क्लास होगी उसमें वो प्रश्न होंगे जो आज आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 प्रश्न एक बच्चे ने मुझे पहले भेज दिए हैं और 2-3 प्रश्न जैसे आप भेजोगे तो 5-6 प्रश्नों की एक अच्छी सी क्लास हो जाएगी। क्लियर हो गया। और जो 2 प्रश्न भेजे उनमें से एक प्रश्न मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये चौथा मॉडल पेपर तो आपका कंप्लीट हो गया और एक प्रश्न आपको मैं करवा देता हूँ जो बच्चे ने मुझे भेजा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जो बच्चे ने भेजा है आपकी स्क्रीन पर कि समीकरण x² - 3x - 10 = 0। यह प्रश्न वापिस समझाओ। अब एक्चुअल में ये प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर पढ़ो। यदि एल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल है तब एल्फा² + बीटा² का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है देखो, मॉडल पेपर सेकंड का 16वां प्रश्न कैसे हल करेंगे, क्या करना है देखो। पहले तो लिख दो दी गई समीकरण क्या समीकरण दे रखी है x² - 3x - 10 = 0। इस समीकरण के 2 मूल दे रखे हैं एल्फा और बीटा तथा एल्फा व बीटा समीकरण के मूल है। यह आपको बात दे रखी है। प्रश्न में क्या पूछा है एल्फा² + बीटा² का मान पूछा है। 2 तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीकों से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप परीक्षा में हल कर सकते हैं। क्या करना है देखो, पहली बात तो आप यहां देखो, चूंकि a बराबर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है ax² + bx + c = 0 होता है, जहां पर a क्या है इस x² के गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है कांस्टेंट कोई संख्या। तो यहां से a बराबर क्या है x² का गुणा में क्या है 1 है, b बराबर क्या है देखो x के गुणा में -3 तो b बराबर -3, c बराबर क्या है जो संख्या वो कितनी है -10, यानी a b c का मान आपने समीकरण से प्राप्त कर लिया। आप ये जानते हैं कि एल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग किसके बराबर होता है, आपने पीछे सूत्र पढ़ा कि -b/a। -b में a का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा मूलों का योग मिलेगा। अब यहां से कर लो मूलों का योग माइनस सूत्र का, और b का मान कितना है -3। देखो ये माइनस और b का मान -3 बटा a का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस,
3/1 का मतलब 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3। जो दोनों मूल है उन मूलों का योग कितना आ गया 3 आ गया। और आप ये भी जानते हैं कि मूलों का गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। C यहाँ पर कितना है -10/A कितना है 1। 1 में -10 में 1 का भाग दूंगा कितना आया -10, यानी दोनों को गुणा कितना आया -10। यहाँ तक क्लियर होगा? कोई समस्या बताओ। अब देखो इसको हम स्मार्ट तरीके से करते हैं। स्मार्ट तरीका क्या हो गया देखो, चूंकि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब भाई a प्लस बी का स्क्वायर नहीं जानते क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, यही तो होता है। तो यहाँ कर लो, पहला पद अल्फा तो अल्फा का स्क्वायर प्लस दूसरा पद बीटा तो बीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, यही तो है। अब मेरे पास में क्या अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास में, और अल्फा गुणा बीटा का मान भी है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान मुझे ज्ञात करना, आसानी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान रखो अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ से कितना आया 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर अल्फा का मान मेरे पास नहीं है तो अल्फा का स्क्वायर, बीटा का मान नहीं है तो बीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा तो मेरे पास में है ना कितना -10, तो 2 को गुणा करूँगा मैं -10 से। हल कर लो, 3 का स्क्वायर 9 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 10 गुणा करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 को 10 से गुणा किया 20 बराबर। अब इस 20 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो 9 पहले से है, 20 इधर आके किसका हो गया प्लस का, क्योंकि उधर किसका है माइनस का, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना आ गया 29 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 29, और यही हमें ज्ञात करना था। दोनों जो मूल थे उनके वर्गों का योग कितना आ गया 29 आ गया। एक तो तरीका है ये 16वें प्रश्न का, जो सेकंड मॉडल पेपर का, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि जो समीकरण दे रखे उससे हम दोनों मूल ज्ञात कर लेते हैं और फिर दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे कर लेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो और मैं फिर आगे वाला तरीका बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि ये जो समीकरण दे रखे उससे मैं अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो क्या आएगा देखो, x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0 आपको दे रखा है। इसके मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो 3x है, 3 है, इनको तोड़ना, 2 भाग करने हैं। फिर से समझना, इसके 2 भाग करने हैं। कैसे भाग, कि जब दोनों भागों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में -3 आना चाहिए, और दोनों भागों को जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आना चाहिए, -10x स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -10x स्क्वायर। ये गुणनखंड करने का तरीका होता है कि x के जो गुणांक वाला है उस संख्या को तोड़ना है 2 भाग में। जब मैं वापस जोड़ूं तो -3x आना चाहिए, और जब इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो क्या आना चाहिए, -10x स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर होगी बात आपको। अब ये काम करना कैसे है सर, इधर ध्यान दो, मैं बताता हूं आपको। x को छोड़ दो, आप केवल संख्या को ले लेते हैं। यहाँ कितनी है -3, और ये कितना है, इसके गुणा में 1 है तो 1 को -10 से गुणा करूंगा तो -10। संख्याओं का योग तो -3 आना चाहिए, गुणा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। गुणा कितना आना चाहिए, -10। अब आप सारे जानते हैं कि 5 और 2 का गुणनखंड किया, अगर मैं 5 को माइनस का कर दूं, 2 को प्लस का कर दूं, तो इनका योग कितना आ रहा है भाई, योग -3 तो आ रहा है। -5 प्लस 2 -3, और जब मैं इनको गुणा करूंगा तो -5 को और +2 को गुणा करूंगा तो प्लस, और माइनस तो माइनस, और 5 को 2 से गुणा किया कितना आया, 10। क्लियर होगी सर। यहाँ तो ये तो छोटी संख्या है तो कर लिया, बड़ी संख्या होगी तो क्या करेंगे, ध्यान दो। जो गुणा है उसके आप क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। -10 और 1 का गुणा कितना है, 10। अभाज्य गुणनखंड किया, भाग गया 5 बार, 5 का भाग 1 बार, सीधा बन रहा है यहीं पर आपका क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, -5 और +2, तो इसको मैं क्या लिख दूं, x स्क्वायर -5x
और प्लस का 2x। -3x की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये पूरा इतना लिख दिया। वापिस -5x में 2x जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -3x आ जाएगा। -10 बराबर क्या, 0। पद कितने हो गए, 4 हो गए। पहले पद कितने थे, 3 थे, 4 पद हो गया। एक तो ये पद, 2 ये पद हो गए और 2 ये पद हो गए। इन दोनों पदों में आपको क्या नजर आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x माइनस 5x में से x बाहर चला गया, क्या बचा 5। यहाँ देखो इन दोनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन आया, तो यहाँ x बच गया और 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया, बराबर कितना आया, 0। यानी फिर से मेरे पास में कितने पद आ गए, 2 पद आ गए, एक पद ये और एक पद ये। और दोनों पदों में x माइनस 5 क्या है, कॉमन आ रहा है। तो फिर से मैं इन दोनों पदों में x माइनस 5 जब कॉमन लेता हूं तो यहां से देखो इस पूरे पद में से x माइनस 5 कॉमन आया तो क्या बच गया, x। और इस पूरे पद में मैंने x माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस का 2 बराबर क्या आया, 0। यहां देखो ये एक पद हो गया और इसके बराबर क्या है, 0। कहने का मतलब क्या हो गया, एक कोष्टक ये एक कोष्टक है, इनका गुणनफल क्या आ रहा है, 0। गुणनफल 0 कब आता है, जब या तो इस कोष्टक का मान 0 है तो इससे गुणा किया तो 0 आ गया, या फिर इस कोष्टक का मान 0 है तो इससे गुणा किया तो 0 आया, या फिर दोनों का मान 0 है। भाई इनका गुणनफल 0 क्यों आया, या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। तो क्या हुआ, अतः x माइनस 5 बराबर 0 या फिर किसके बराबर, x माइनस 2 के बराबर, x प्लस 2 के बराबर 0 आएगा। तो यहां से देखो x बराबर 5 उधर जाके कितना आ गया, प्लस का 5, x बराबर 5 आ गया, या फिर x बराबर ये 2 उधर जाके कितना आ गया, -2। ये 2 मूल x के मान प्राप्त हो गए, इसलिए एल्फा बराबर तो क्या आ गया, 5 और बीटा बराबर क्या आ गया, -2। यानी जो द्विघात समीकरण थी उसके मैंने 2 मूल ज्ञात कर लिए। तो पहला हमने एल्फा ले लिया, दूसरा बीटा ले लिया। समझ में आ गई बात आपको। तो यहां मैंने क्या कर लिया, एल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लिया। प्रश्न में क्या कह रहा है, आपको एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो बराबर कर दो एल्फा का स्क्वायर। एल्फा कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर, एल्फा का स्क्वायर प्लस ये प्लस, बीटा का स्क्वायर करना, बीटा कितना -2, तो -2 का स्क्वायर। हल कर लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। -2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 और 25 और 4 कितने हो गए, 29। तो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ गया, सॉरी एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माना आ गया 29। और पहले वाले तरीके में भी 29 आ रहा है। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका तो है, इसमें तो ये सेकंड तरीका है, इसमें तो आप मूल ज्ञात कर लो और फिर उनका स्क्वायर करके जोड़ दो। और दूसरे वाला जो तरीका बताया था उसमें वो एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुना एल्फा बीटा, इसमें मान रखे और आप एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डाउट का प्रश्न था, मैंने फिर से बता दिया। 1% डाउट वाला और है, और कल की जो क्लास होगी वो उन्हीं प्रश्नों की क्लास होगी जो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे कि सर इन प्रश्नों में हमें प्रॉब्लम आ रही है। 5 मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिए, 150 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से मिलाएंगे और अपना गोल अचीव करेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।